हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। कल बेटा हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जाते जाते, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और वो जब ये टॉपिक खत्म होगा तो एक बात भी बोलूंगा मैं आपको। पहले सारे फीचर खत्म कर लेते हैं, दो फीचर रहते हैं हमारे पास। हमने बेटा कल कॉलोनियल इकोनॉमी की बात पढ़ी सबसे पहले, इसी फीचर्स में। फिर स्टैग्नेंट इकोनॉमी की बात पढ़ी, देन बैकवर्ड इकोनॉमी की बात पढ़ी, देन एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, देन इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ओ, हेडिंग याद करनी आसान है, अगर आपने देखा हो तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है मुश्किल। फिर बेटा मैं सिक्स हेडिंग पर आ गया था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन पर, कि अर्बनाइजेशन बहुत लिमिटेड है इंडिया में। 85% पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रूरल एरिया में रह रही थी, और 15% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही थी। और कल जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, इसमें कुछ गलत है क्या? रूरल एरिया में रहना कोई गलत है क्या? अच्छा है, बल्कि सब कुछ साफ सुथरा है इतना, हवा साफ, पानी साफ, दिक्कत क्या है ये समझो। बेटा एज सच रूरल एरिया में रहना गलत नहीं है, पर बेटा कहीं ना कहीं आप ये देखते हो रूरल एरिया में ना अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है। बाय डिफॉल्ट अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो बेटा आप एग्रीकल्चर में ही एंगेज होते हो, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब कहीं ना कहीं आपका रहन सहन देश के स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पर, देश के स्ट्रक्चरल चीजों पर असर डालता है। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो रह का मतलब काम क्या कर रहे होंगे? बाय डिफॉल्ट किससे पूछ कर देख लेना, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर। अब फिर बात ये उठती है कि खेती करना या एग्रीकल्चर से रिलेट होना, क्या उसमें कोई परेशानी है? बेटा उसमें ना सिर्फ एक ही परेशानी है, आज तक कोई भी देश एग्रीकल्चर को प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन बनाकर डेवलप नहीं होता है। ये बात आपको मेन बैच में बहुत अच्छा समझाई है मैंने, कि डेवलपमेंट हमेशा उसी देश की हुई है। कोई भी देश जो डेवलप्ड हुआ है, हिस्ट्री उठाकर देख लो, सेकेंडरी सेक्टर को फोकस करके हुआ है। कोई प्राइमरी सेक्टर को फोकस करके डेवलप नहीं हुआ। इसी वजह से बेटा ये एक परेशानी थी कि अर्बनाइजेशन बहुत कम था। अर्बनाइजेशन के कम होने से बेटा आपका बाय डिफॉल्ट जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है बेटा? वो एग्रीकल्चर है, जो कभी इंडिया को डेवलप्ड नहीं बना सकता था। समझ में आई परेशानी? ठीक है बेटा। उसके बाद एक और लास्ट हेडिंग है, मैं 7 हेडिंग करा रहा हूं बेटा फीचर में। पेपर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ऑल्दो नहीं आएगा तो कोई 6 लिख सकते हो, आपकी चॉइस की। 6 हो चुकी है। लास्ट हेडिंग इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था इंडिया का। और क्या क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सब कुछ आ गया बेटा। वो अगर मैं कुछ स्टैट की बात करूं तो उस टाइम पर बेटा पावर जनरेशन बड़ी लिमिटेड थी। पावर जनरेशन 2100 मेगावाट्स थी। और बेटा मैं बता देता हूँ, इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी ये वीवीआईपीस के लिए थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक जितना ब्रिटिशर्स ने राज किया, जितने उनके बड़े ऑफिसर आते थे, सिर्फ उनके अपार्टमेंट्स में, सिर्फ उनके क्वार्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती थी। आम सिटीजन्स तो वैसे ही थे ना बेटा, कि 15 दिन लाइट देख रहे हैं तो 15 दिन नहीं भी देख रहे। मतलब वर्स्ट थे हालात। ऐसा भी हो सकता है किसी महीने में 7 दिन लाइट देख रहे हो। तो पावर जनरेशन बस 2100 मेगावाट्स थी पूरे देश में। ठीक है, एक स्टैट है। रेलवे का एक्सटेंशन 53596 किलोमीटर हो चुका था। 53596 किलोमीटर। ऑल्दो मैं रेलवे को ये नहीं कहूंगा कि इसको पुअर इंफ्रा में लिखना चाहिए था, पर लिख दिया इन्होंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। रेलवे अच्छा खासा डेवलप हो चुका था उस टाइम पर भी। ठीक है। और बाबू ये कोई डेवलपमेंट आपके भले के लिए नहीं थी, मैं अभी आज ही क्लियर कर दूंगा किसी और टॉपिक में, कि जो रेलवे की इतनी डेवलपमेंट करी, इतना एक्सटेंशन कर दिया रेलवे को, ये बेटा किसी इंडियन के डेवलपमेंट के लिए नहीं थी। ये बेटा ब्रिटिशर्स की सोची समझी साजिश थी। और उसके बाद अगर मैं पक्का रोड की बात करूं तो बेटा इंडिया में पक्का रोड ऐसे ही लिखना है बेटा, हिंदी वर्ड है,
पक्का रोड 1,55,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो चुका था। 1,55,000 किलोमीटर। और वो आज की तारीख में इतने तो हाईवेज बन जाते हैं बेटा 2 साल में। बाकी गलियां गुलियां पक्की रोड तो छोड़ ही दो। ठीक है जी, इतना तेजी से इस टाइम इंडिया बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो ये था पुअर इंफ्रा। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल माइंड अप हो जाता है जी। ठीक है जी, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बेटा इस चैप्टर की चाल कैसे रहेगी, मतलब आगे बढ़ेगी कैसे, मैं थोड़ा सा ये आइडिया भी देता हूँ। तो वो अभी हम पढ़ेंगे ना एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि एग्रीकल्चर कैसा दिखता था इंडिपेंडेंस के दिन। फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा दिखता था। फिर हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिपेंडेंस के दिन, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिपेंडेंस के दिन, इंफ्रा कैसा था इंडिपेंडेंस के दिन। मतलब हर चीज को मैं इकोनॉमिक एंगल देना, ये मैंने बताया था। तो हम वही कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के दिन अलग अलग सेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे कैसे दिखते थे। ठीक है जी, तो चैप्टर की अब शुरुआत हो रही है। एक चीज और जो मैंने कहा था मैं टॉपिक खत्म होने के बाद बताऊंगा। देखो पढ़ने में तो ये लगता है ना, हमने टॉपिक पढ़ा फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पर बेटा अगर गलती से लिमिटेशन भी आ जाए ना, लिमिटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये सारी लिमिटेशन है। बताओ मैंने अच्छा क्या बोला इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मैंने उसको स्टैग्नेंट भी बोल दिया, मैंने उसको बैकवर्ड भी बोल दिया, एग्रीकल्चर को भी खराब बता दिया, इंडस्ट्री को भी खराब बता दिया, इंफ्रा को भी खराब बता दिया, अर्बनाइजेशन में कुछ नहीं, मैंने अच्छा एक वर्ड नहीं बोला। तो अगर फीचर है ना, मतलब फीचर कम और लिमिटेशन ज्यादा दिखती है ये। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी प्यारे बच्चों, बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू करेंगे अभी आप फटाफट से। अब ये भी समझ में आ गया होगा लिमिटेड अर्बनाइजेशन का स्टार्ट कहाँ से उठाया गया, तो यहीं से उठाया गया। पर वो है कहाँ पर दिया हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में गिवन। तो जहां जिसको यूज करना वो यहीं से यूज किया। जो मैंने बात बोली इन्होंने भी कंफर्म कर दी कि 85% पॉपुलेशन विलेज में रह रही है, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक एग्रीकल्चर से रहेगा ही रहेगा, हटा ही नहीं सकते उसको, एग्रीकल्चर से दूर नहीं रख सकते। पढ़े आगे। कितना पढ़ा, आगे बढ़े। आगे। अब
वैसे तो कुछ है, अब काम का नहीं है, कुछ काम का वैसे बचता नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको। पढ़ने वाला काम जितना था एग्रीकल्चर सेक्टर में हो चुका। बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरे पास ये टॉपिक है। कुछ कुछ पॉइंट को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से टच कर दिया, कुछ को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। बेटा मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ना 5 से 6 विषय तो टच करूंगा, 5 से 6 बातें तो टच करनी ही करनी है आपको। सबसे पहले बेटा एक हेडिंग बनेगी, उसके बारे में आपने भी पढ़ा, चाहे इसको जमींदारी सिस्टम लिख लो, चाहे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लिख लो, चाहे लैंड सेटलमेंट लिख दो, चाहे गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल लिख दो। मतलब 4-5 हेडिंग बैठती है इसकी अकेली बात की, मतलब सबका एक ही। क्या था ये जमींदारी सिस्टम? बेटा देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल। हमने बोला देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल। बेटा ऑनर ऑफ सॉइल जमींदार को बोला गया यहाँ पर, और टेलर ऑफ सॉइल कुछ और नहीं बेटा, फार्मर्स थे। आपको पता ही है बेटा एक्चुअल ऑनर ऑफ द लैंड कौन था? एक्चुअली में ऑनर ऑफ द लैंड फार्मर्स थे, जो अपनी अपनी लैंड ओन किया करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, इनकी लैंड छीनी और बेटा इनको मालिक बना दिया, जमींदारों को मालिक बना दिया। और बेटा जमींदार को बोला गया कि आपको क्योंकि हमने मालिक बनाया है तो आपको एक फिक्स डेट है, इस पर हमें रेंट देना है, काइंड ऑफ टैक्स बोल सकते हो, कि आप इस लैंड का टैक्स जमा कराओगे हमें ऑन अ फिक्स्ड डेट। अगर इस फिक्स डेट पर ये टैक्स जमा नहीं हुआ तो आप अपना ऑनरशिप राइट खो दोगे, हम किसी और जमींदार को ऑनर बनाते। अब इनको भी इतना प्रेशराइज कर दिया कि इनको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये टैक्स कैसे देते थे थोड़ा सा ये समझो। बेटा टैक्स देने के बदले में इनको राइट दिया गया, आप कितना भी फार्मर को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कोई केस नहीं चलना है आपके ऊपर, कहीं कंप्लेन नहीं सुन जाएगी। ये फार्मर को बेटा इतना एक्सप्लॉइट करते थे कि फार्मर बेसिक इनपुट अपनी जेब से खरीदता था कल्टीवेशन के लिए जो भी चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं सीड्स की बात करूं तो फार्मर के पैसों पे आएगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत बेटा फर्टिलाइजर की जरूरत है फार्मर के पैसों पे आएगा। मतलब सारा इनपुट ये खरीदेगा, सारा दिन खेती के लिए मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, और जब पूरी क्रॉप हो जाएगी तो 70 से 80% ऑफ द क्रॉप, 70 to 80% ऑफ द क्रॉप फार्मर से रेंट के तौर पर ये रिकवर कर लेते थे। एक्सप्लॉइटेशन का लेवल सोचो कि पर्सन इनपुट भी जेब से डाल रहा है और बच क्या रहा है उसके पास 20 से 30% क्रॉप पूरे साल भर के लिए, और पूरे साल मजदूरी कर गई, ये मिलता था इसको। ये था बेटा लैंड सेटलमेंट, ये था जमींदारी सिस्टम, सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन से भरा हुआ। समझ में आया ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्यों बोला गया? 3 पार्टियां शामिल है, तीनों का अलग अलग रोल है बेटा इसमें, ठीक है। समझ में आता है पहली बात। इसी से ही बिल्कुल रिलेट करता हुआ दूसरा पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग की ना डोमिनेशन थी उस टाइम। समझते हैं सब सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? कल्टीवेशन फॉर द फैमिली। बेटा उस टाइम पर ना फार्मर कभी ये सोचता ही नहीं था कि फार्मिंग कोई कमर्शियल वेंचर है, उसका कोई कमर्शियल आउटलुक ही नहीं था कि फार्मिंग से मैं कुछ कमा सकता हूं, बाहर बेच सकता हूं। उसको लगता था कि फार्मिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें पूरे साल भर का खाना दे सकती है। फार्मिंग इज मेरा सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। और बेटा देखो कमर्शियल आउटलुक आएगा कैसे उसके दिमाग में, उसके पास बस तो कुछ रहा ही नहीं है। 20 से 30% क्रॉप है, बहुत मुश्किल से साल का गुजारा चलता था उसकी फैमिली का। तो उसके दिमाग में कहीं से कहीं तक सोच नहीं आती थी कि फार्मिंग से कुछ कमाया जा सकता है। उसको लगता था फार्मिंग हम इसीलिए कर रहे हैं कि घर वालों को रोटी मिल जाएगी बस पूरे साल के लिए। बिल्कुल इससे रिलेटेड पॉइंट है। 2 बातें समझ में आई? पक्का से आगे बढ़े बेटा। और क्या लिखोगे आप एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने एक बात लिखनी है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। बेटा आपके पास जो लैंड होल्डिंग्स थी
वो बहुत स्मॉल थी, और सिर्फ स्मॉल होने ही परेशानी नहीं थी बेटा, वो फ्रेगमेंटेड भी थी। मैं हमेशा ऐसे ही समझाता हूँ इस चीज को बेटा, मैं कहूँ बेटा आपको, एक फार्मर है, उसके हिस्से में बेटा एक लैंड आई है। कैसे आई बेटा लैंड? 1 बीघा एक जगह पर आ गई, 3 बीघा एक दूसरी जगह पर आ गई, और बेटा 4 बीघा एक दूसरी जगह पर है। बाबू इनका डिस्टेंस आपस में 25-25, 30-30 किलोमीटर है, सारी की सारी लैंड। बेटा ऐसे केसेस में अगर लैंड होल्डिंग स्मॉल भी हो और फ्रेगमेंटेड भी हो, एक तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, दूसरी बात बिखरे हुए भी हैं, एक जगह पर भी नहीं है, तो परेशानी क्या आती है बेटा? अगर आप फार्मर हो, जो आप चूज करोगे वही वो उस जमाने का फार्मर चूज करता था बेटा। वो चूज करता था सबसे बड़ी लैंड को, और इस पर कल्टीवेशन स्टार्ट करता था। कोई भी होगा यही करेगा। उसने 4 बीघा लैंड चूज करी और यहाँ पर बेटा खेती करनी शुरू कर दी, एंड रेस्ट ऑफ द लैंड लेफ्ट अनइकोनॉमिक। ये बेटा अनइकोनॉमिक रह जाती थी बेटा, इससे कोई रिटर्न हासिल नहीं होती थी। क्योंकि बेटा उस टाइम पर अगर मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, कोई बहुत अच्छे नहीं थे। बैलगाड़ियां थी, बैलगाड़ियों पे 25-30 किलोमीटर सफर करना मतलब पूरा दिन निकल जाना, जब तक दूसरी जमीन में पहुंचोगे पूरा दिन जा चुका होगा। तो बेटा साथ साथ पॉसिबल नहीं था कि सारी लैंड को बेटा इकोनॉमिक बना पाना, सारी लैंड से कमा पाना। तो आप सबसे बड़ी लैंड पर खेती करते थे, बाकी सब छूट जाता था। ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। क्लियर बात? तीनों बातें समझ में आई? जमींदारी सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ठीक है। फोर्थ वन इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। इसकी एक लाइन अभी एनसीईआरटी में आई थी, आपने पढ़ा होगा बेटा। फार्मिंग को ना तब से लेकर आज तक एक बड़ा अनसर्टेन ऑक्यूपेशन हो जाता है। फार्मिंग शुरू से अनसर्टेन है, क्योंकि बेटा इट एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। ये हद से ज्यादा रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। गुड रेनफॉल implies गुड आउटपुट, while the bad rainfall implies bad output। बेटा कोई परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन डेवलप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई सिंसियर एफर्ट नहीं किया। और मैं कहता हूं बेटा आज भी देश में बहुत सारी लैंड के पास परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है, आज भी कोई बहुत सिंसियर एफर्ट नहीं है। और मैं कहता हूँ बेटा ये तो समझ में आता कि सूखा पड़ा, चलो फिर भी अगर आपके पास परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन आप चला दोगे काम। मैं कहूँ बाढ़ी आ गई तो क्या कर लेगा फार्मर? आज भी किसी के पास कोई उपाय नहीं है बेटा, ये सिर्फ नेचर के पास ही उपाय है। फार्मिंग अनसर्टेन थी, फार्मिंग अनसर्टेन है, और शायद फार्मिंग अनसर्टेन ही रहे। सूखेगा तो फिर एक बारी कोई इलाज है, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन है तो चलो काम चल जाएगा। बाढ़ का क्या इलाज है? हिमाचल में आई है इस साल, ठीक है ना। अभी तक सरकार रोड रिपेयर कर रही है, बाढ़ आए हुए गए हुए 5 महीने हो गए, मई मंथ में बाढ़ आई थी, अभी तक सरकार रिपेयर कर रही है हाईवेज, इतना डैमेज पहुंचा था। तो फार्मिंग की तो हालत देखो ना। तो फार्मिंग शुरू से एक अनसर्टेन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि रेनफॉल के ऊपर बहुत टिका हुआ है। सही रहेगी तो फार्मिंग भी सही रहेगी, रेनफॉल खराब होगा, कम होगा तो भी परेशानी, ज्यादा होगा तो भी बहुत बड़ी परेशानी। क्लियर है बात? समझ में आती है बेटा? फिफ्थ हेडिंग इज लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बात मैंने कल भी करी थी जब एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात की थी, याद आ जाएगा आपको बेटा। वीट का प्रोडक्शन, उस प्रोडक्टिविटी का मतलब शायद आप सब समझते हैं। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी किसको बोला गया? आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर आप 1 हेक्टेयर लैंड लो तो उसमें जो आउटपुट होगा उसको प्रोडक्टिविटी बोला गया। बेटा वीट की प्रोडक्टिविटी 660 केजी थी और राइस के 665 केजी। 1 हेक्टेयर लैंड पर इतना वीट होता था, इतना राइस। आज की तारीख में ये बेटा स्टैट अगर कोई है तो बाबू ये दोनों 6-6 गुना हो चुके हैं। मतलब उस टाइम पर प्रोडक्टिविटी भी एग्रीकल्चर की बहुत कम थी। लैंड आज भी 1 हेक्टेयर ही है बेटा, कुछ नहीं बदला। उस टाइम पर बस प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का, सीड्स का
कोई बहुत रिसर्च नहीं हुई थी इनके ऊपर, तो किसान को जो मिलता था वो इस्तेमाल करता था, इसलिए क्रॉप की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी। ठीक है जी। और बेटा लास्ट हेडिंग, अब जो समझने वाली बात है जो पेपर में अलग से आती है काफी बार, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप एनसीईआरटी को देखो तो एनसीईआरटी ने तो इसको कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से हाईलाइट किया, मैं लेकिन हेडिंग का नाम बनाता हूं हमेशा फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा क्या होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन? बेटा आपका शिफ्ट हो जाना, आपकी सोच में बदलाव आ जाना। पहले आपकी सोच थी कल्टीवेशन फॉर द फैमिली, अब आपकी सोच बदल गई, आपके टारगेट बदल गए, अब आपने सोचा कल्टीवेशन फॉर द मार्केट, कि मैं फैमिली के लिए नहीं प्रोड्यूस करूंगा, मैं तो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करूंगा, बेचूंगा। तो बेटा अगर कमर्शियलाइजेशन की आपकी सोच है तो तारीफें गढ़ी जानी चाहिए, उसमें बुराई क्या है? अगर फार्मर ने ऐसा सोचा कि मैं मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता हूं, फिर तो उसकी तारीफ करी जानी चाहिए। बेटा जो इस कमर्शियलाइजेशन में गलत है ना, वो वर्ड है फोर्स्ड, जबरदस्ती का कमर्शियलाइजेशन। बेटा क्या क्या कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट बेटा फोर्स कर रही थी इंडियन फार्मर को टू प्रोड्यूस इंडिगो, as the textile industries were on peak in Britain and indigo is required for the dyeing and bleaching of textile. फोर्स किया गया कि तो इंडिगो प्रोड्यूस करो, क्योंकि बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीक पर थी ब्रिटेन में और उस टाइम पर इंडिगो का इस्तेमाल किया जाता था फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग। और बेटा सिर्फ फार्मर को ऐसे फोर्स नहीं किया जाता था, उनके हाथ में कैश थमा दिया जाता था एज एडवांस। अब आपको लग रहा होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बढ़िया थी, कैश दे देती थी भैया एडवांस में। भैया इसके बदले में मतलब ये सब प्री प्लान होता था, अगर आपके हाथ में कैश दे भी दिया गया इधर से जमींदार को आपके घर भेज दिया जाता था, या हमने इस फार्मर को कैश दिया जो तेरा जितना कर्जा है पास्ट का सब उतार ले, हो जाता था सारा घर से कैश छीन आता था। अब परेशानी वहीं की वहीं फार्मर की, भैया पहले क्रॉप प्रोड्यूस करता था तो क्रॉप छीन लेते थे, पर फिर भी 20 से 30% क्रॉप बचती थी कि पूरा जिंदगी पूरा साल भर तो कट जाता था। अब परेशानी डबल हो गई, अब उसकी प्लाइट समझने वाला कोई है नहीं कि सारा पैसा कैश गया, सारा का सारा जमींदार छीन के चल दिया, पुराने कर्जे चुकता दिए उसने, अब तो उसके पास खाने के लिए भी नहीं बचा, अब खाने के भी पैसे नहीं है उसके पास। और एक बात जिसकी चर्चा कोई नहीं करता, बेटा इंडिगो एक ऐसी क्रॉप है, अगर आप अपनी फार्मलैंड पे 5 से 6 साल लगातार उगा लेते हो तो आपकी लैंड की फर्टिलिटी जीरो, कोई क्रॉप नहीं होगी फिर 5 6 साल के बाद। आपको लैंड पे परमानेंट इंप्रूवमेंट करानी पड़ेगी, सारा का सारा लैंड जोत कर सारी मिट्टी बाहर कर कर कोई फर्टाइल मिट्टी दोबारा डालनी पड़ेगी, तब खेती हो सकती है। तो पूरा एक्सप्लॉइटेशन था, ये था एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर बात? बढ़े आगे, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू इंडस्ट्रियल सेक्टर मुझे ना अभी वैसे भी टच नहीं करना। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना दो अलग अलग हिस्से हैं, एक तो बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर, बाबू दो अलग अलग हिस्सों की मुझे बात करनी है। एक तो बेटा मुझे मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करनी है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री के हालात कैसे थे, ठीक है। और एक मुझे बात करनी है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट की, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कि हैंडीक्राफ्ट का डिके क्यों हुआ। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना ब्रिटिशर्स ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बेटा बिल्कुल जीरो कर दिया, तो बेटा उनके क्या क्या कारण रहे वो पढ़ते हैं। मैं बता देता हूं एनसीईआरटी ने ना बेटा इस मुद्दे को, मॉडर्न इंडस्ट्री वाले मुद्दे को ही टच किया। तो अगर मैं इसको आज करा भी दूं तो मेरा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता नहीं, वहां से पढ़वा भी दूं समझा भी दूं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस मुद्दे को ना एनसीईआरटी ने टच नहीं किया, मैं पहले आज इसी को शुरू करके खत्म कर रहा हूँ, ये पढ़ने वहां पर पढ़ने से भी समझ नहीं आएगा क्योंकि उसको टच नहीं किया एनसीईआरटी।
पर पेपर में आता है, ये भी बता देता हूँ, मैं करा वही मुद्दे रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं पास्ट टाइम। ठीक है, तो बाबू अभी हम ये मुद्दा टच करते हैं, परसों जब आएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे, अभी तो कल टेस्ट देना है आपने मुझे बेसिक कंसेप्ट का, तो बाबू जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तब इस मुद्दे को टच करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा डिकेइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट। बेटा 5 अलग अलग बातों से मुझे बताना है हैंडीक्राफ्ट क्यों डिके हुआ, सुनना जरा सब आराम से। बेटा पहली हेडिंग है इसमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। बेटा जहां कहीं भी वर्ड पास्ट में आप देखते हो स्टेट आया, कई बच्चों का ना विजन ही होता है कि बेटा वो इसको पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट। बेटा स्टेट का मतलब देश की गवर्नमेंट से होता है, यूनियन गवर्नमेंट से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। ठीक है, स्टेट वर्ड कहीं पर भी आ जाए, सिर्फ स्टेट वर्ड, आप कोई लॉ पढ़ लो, आज तक बहुत सारे लॉ में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कम से कम बेटा 20 बार आया होगा। स्टेट वर्ड का मतलब यूनियन गवर्नमेंट से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, चलो मुद्दे पे वापसी करते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात करना। बेटा टैरिफ मतलब टैक्स रेट में, कहता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट, जो स्टेट की पॉलिसी थी वो बेटा टैक्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन की थी, और मैंने ये डिस्क्रिमिनेशन कल आपको अच्छे से समझा दिया। बेटा इंडिया अगर अपना रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेज दे, एक्सपोर्ट कर दे, तो वो टैक्स फ्री था, कोई टैक्सेस नहीं। अगर बेटा ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो जाए, अगेन कोई टैक्सेस नहीं। लेकिन अगर इंडिया गलती से अपना हैंडीक्राफ्ट किसी भी और देश को बेचेगा, बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेवाए करा था हैवी टैक्सेस, 200% के टैक्स। यानी कि अगर कॉमोडिटी का दाम 1 रुपया है तो 2 रुपए के टैक्सेस। बिकेगी कैसे, बिकने ही नहीं देते थे बेटा। अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया इंडियन हैंडीक्राफ्ट किसी भी कंट्री को तो 200% टैक्स था, पहला रीजन जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया। समझ आएगा। दूसरी बात, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोर्ट। बेटा जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं आया था तब तक क्या था, तब तक बेटा आप देखते हो, आप मूवीज में भी आपने सुना है, बेटा छोटे छोटे राजाओं की रियासत थी। राजा, एम्परर, नवाब, सम्राट्स रूल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। छोटी छोटी रियासतें लेकर बैठे हुए हैं, 5-5, 10-10 किलोमीटर की रियासत, और बेटा बड़े सारे राजा हैं देश में। यही था बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले। ठीक है ना, और ये राजास क्या करते थे बेटा, दे प्रोवाइड पेट्रोनेज टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बहुत प्रमोट करते थे सारे। जैसे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट फेमस था ना बेटा, जो कारीगरी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल पे होती थी, वो बड़ी फेमस थी बेटा। ये प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल बड़े फेमस थे, जो ये क्राफ्टमैन बनाते थे। ये सब राजा के दरबार में ही तो इस्तेमाल होता था। सारे राजा वही कपड़े पहनते थे बेटा, सिल्क ही पहना जाता था। ठीक है जी, उसकी रानियां भी, उसकी मतलब पूरी फैमिली, रॉयल पूरी फैमिली, उसका पूरा दरबार सजा हुआ इन्हीं कपड़ों से। तो ये पेट्रोनेज देता था कहीं ना कहीं इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन क्राफ्टमैन को। और बेटा जैसे ही ब्रिटिश रूल बिगिन हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है बेटा सारी प्रिंसले कोर्ट खत्म हो गई। और अगर प्रिंसले कोर्ट खत्म हो गई तो जो ये डिकेइंग का प्रोसेस है ये और फास्टर हो गया, और तेजी से डिके शुरू हो गया। क्लियर हुई बात, दोनों बातें अच्छे से क्लियर हुई। अब वो अच्छे से क्लियर है ना दोनों बातें, आगे बढ़ सकते हैं। बेटा थर्ड वन इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। बेटा मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन झेल नहीं पाए इंडियन क्राफ्ट में, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, ब्रिटेन में बनवाना शुरू कर दिया बेटा, सेम काम कॉटन और सिल्क पे कराना शुरू कर दिया, लेकिन वो मशीन मेड कराना शुरू कर दिया। अब वो आज भी मैं देख लेता हूँ इस चीज को, आप भी समझते होंगे, शायद आप भी अगर बाहर कपड़ा लेने जाते होंगे, लड़के पता नहीं समझते हैं कि नहीं समझते इतने अच्छे से इस बात को। कभी मदर के साथ कपड़ा लेने जाओ और मदर ने कोई कपड़ा पसंद कर लिया या कोई सूट पसंद कर लिया, बेटा वो अगर ये बोल देगा ना दुकानदार कि ये सारी हैंडमेड है, एम्ब्रॉयडरी या कोई भी चीज, उसका दाम बड़ा महंगा होता है। मानते हैं ना।
क्योंकि काम बहुत बारीकी का होता है। अगर एक क्राफ्टमैन ने उसमें 10 दिहाड़ी लगा दी हो, यार 500 रुपए दिहाड़ी सबको चाहिए, तो 5,000 का काम तो उसका उसका हो गया, और कपड़ा अलग है। और यही चीज अगर कोई मशीन मेड हो तो बहुत सस्ती होगी। यही तो ब्रिटेन ने गेम खेला, उन्होंने सेम कारीगरी करानी शुरू करी अपने देश में, पर वो मशीन मेड करी तो वो सस्ती पड़नी शुरू हो गई। और बेटा क्वालिटी वहां ज्यादा फाइन आती है, सबको पता है मशीन का काम, बाबू क्वालिटी वहां फाइन है। फाइन क्वालिटी सस्ती में मिले या थोड़ी सी लो क्वालिटी महंगी मिले, अब आप समझ सकते हो कौन क्या खरीदेगा। इसी वजह से हैंडीक्राफ्ट और तेजी से गिरा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट, disappearance of Presley Court, competition from machine made product। समझ आई थी ना बातें। चौथी, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। बेटा इंडिया में ना एक क्लास ऐसी इमर्ज होने लगी जो ब्रिटिश कल्चर से बड़ी इन्फ्लुएंस हो रही थी और ब्रिटिश प्रोडक्ट से बड़ी इन्फ्लुएंस हो रही थी। अब बेटा कई बच्चे आप में से बैठे हुए ये सोचेंगे यार बड़े निकम्मे लोग थे, देशभक्ति नहीं थी इनके खून में, उनके प्रोडक्ट से खुश हो रहे हैं। सर हमारे अंदर भी कोई खास देशभक्ति नहीं है। अगर आप ऐसी बात करोगे तो हम भी कोई खादी नहीं पहनते, 90% बच्चे से ज्यादा जींस पहन के बैठे हुए हैं, उन्हीं की देन है। तो ये तो क्या ही मत देना बेटा कि उनमें देशभक्ति नहीं थी और तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा है। तो बेटा उस टाइम पर एक क्लास थी जो इमर्ज हुई, ऐसी इमर्ज हुई जो इन्फ्लुएंस थी उनसे बहुत। अगर बेटा वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रही थी तो बेटा उन्हीं के प्रोडक्ट खरीद रही थी। तो इंडियन क्राफ्टमैन का खत्म होने का कारण भी ये रहा है, क्योंकि उनके फेवर में चली गई थी चीजें ज्यादा। एंड लास्ट वन जिसकी मैंने बात की थी, मैं आज टच करूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। बेटा आपको लग रहा होगा रेलवे ने कैसे खत्म कर दिया हैंडीक्राफ्ट। बाबू रेलवे बनाना ब्रिटिशर्स की सोची समझी साजिश है। उन्होंने रेलवे क्यों बनाया? उन्होंने बेटा गांव गांव शहर शहर को जोड़ दिया रेलवे से, ठीक है ना। बिगेस्ट रेल नेटवर्क है हम इंडिया मतलब वर्ल्ड का आज भी, ठीक है ना। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। और पूरा हम ईस्ट से वेस्ट भी कवर करते हैं, खाली नॉर्थ से साउथ। बिगेस्ट रेल नेटवर्क। और बता देता हूँ ये बिगेस्ट रेल नेटवर्क तब से ही है, ब्रिटिशर्स ने हमें तभी बना दिया था बिगेस्ट रेल नेटवर्क। और वो इसलिए बना दिया कि उन्होंने हर शहर हर गांव को जोड़ दिया, ताकि वो जो ब्रिटेन से आने वाला प्रोडक्ट है हर गांव हर शहर तक पहुंचा सके, ताकि वो सप्लाई कर सके बेटा ब्रिटेन के प्रोडक्ट टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। मतलब आप बेटा एक ऐसे गांव में बैठे हो जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 500 लोग क्यों ना है, हम वहां भी आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। उनकी सोच ऐसी थी। वो लूटने ही तो आए थे, वो लूट ही रहे थे। समझ में आएगा। तो बेटा जब इतने शहर इतने गांव लिंक हो गए तो हैंडीक्राफ्ट के डिके होने का प्रोसेस ना और स्पीड अप हो गया। क्लियर ना? सब अच्छा से क्लियर हो गया। बाकी चर्चा करते हैं, अभी कल नहीं होगी बाकी चर्चा, कल एक टेस्ट होगा, मंडे से करते हैं बाकी चर्चा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।